नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहले प्रत्याशियों की सूची जारी की थी, जिस कारण से कांग्रेस पिछड़ने लगी। तो कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को आखिरी रूप देकर जनता को साधने की कोशिश में जुट गई है। वहीं दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया। लेकिन सवाल ये कि आखिरकार विधानसभा के चुनाव को लेकर किसकी तैयारी पूरी है और किसकी तैयारी अधूरी है, इस पर करेंगे चर्चा। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। इस घोषणा पत्र के जरिए कांग्रेस प्रदेश के किसानों, युवाओं, महिलाओं और गरीबों को साधने जा रही है। इसके तहत अगले 5 साल में प्रदेश के 20 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। प्रदेश के 18 लाख आवासहीनों को छत देने की तैयारी भी की जा रही है। यही नहीं, बिजली बिल हाफ होने की योजना को आगे बढ़ाते हुए घोषणा पत्र में छोटे दुकानदारों को भी इसका लाभ दिया जा सकता है। दरअसल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र के दम पर ही एक तरफा बहुमत हासिल किया था। यही वजह है कि लगातार दूसरी बार सत्ता में काबिज होने के लिए कांग्रेस इस बार भी सभी वर्गों को साधने जा रही है। बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के साथ घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष और मंत्री मोहम्मद अकबर की फाइनल बैठक हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी के पूरे 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। पार्टी ने योग्य उम्मीदवारों का चयन किया है। सारे के सारे अपने क्षेत्रों में बेहद ही लोकप्रिय हैं। कार्यकर्ताओं में इस सूची के आने के बाद असीम उत्साह का वातावरण है। हमने जो लक्ष्य निर्धारित किया है कि अब की बार 75 पार, इस सूची के आने के बाद यह तय हो गया कि हम 75 के मैजिक फिगर को जरूर पास करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी एक भी घोषणा नहीं करे किसान पर, मजदूर पर, नौजवान पर, महिला मन का। हवामान अभी तक के राहुल जी आए पहली घोषणा करी जाति जनगणना हुई, छत्तीसगढ़ में हुई। दूसरा घोषणा प्रियंका जी करी 17.5 लाख गरीब आदमी मतलब आवास दिए जाए। तो आज ये मंच के माध्यम से मैं घोषणा कराता हूँ कि जैसे पिछले समय किसान मन के ऋण माफी कर रहे हैं, हमारे फिर से सरकार बनाओ, किसान मन के ऋण माफी हुई, किसान का फिर ऋण माफी हुई, कांग्रेस की सरकार बनाओ। वहीं बीजेपी ने भी इस बार छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को साधने के लिए जनता के अनुरूप घोषणा पत्र तैयार कर रही है, जिसमें गांव, गरीब, किसान और युवाओं को प्रोत्साहित करने वाले मुद्दे मुख्य रहेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने सार्वजनिक मंचों से पहले ही भ्रष्टाचार और पीएससी में हुई गड़बड़ियों की जांच का आश्वासन पहले ही दे चुकी है। लेकिन आम जनता अभी तक से बीजेपी के घोषणा पत्र और आने वाले समय में उनके कामकाज के नियम नहीं समझ सकी है, जिसको लेकर कांग्रेस बीजेपी पर लगातार हमले कर रही है। तो वहीं बीजेपी छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी की तरफ से भ्रष्टाचार पर की जा रही कार्रवाई को जनता के सामने लाकर सत्ता में काबिज होने के सपने देख रही है। ये सरकार गुमराह करने का जो काम कर रही है, गरीब परिवारों को मकान का जो हक 75,000 को उसको मिलना था, वह पैसा निकाल रही और कुछ उद्योगपतियों को, बड़े लोगों को जिनकी जमीनें बिल्डर्स के रूप में 15% गरीब परिवार के लिए आरक्षित रखनी थी, उसको छूट देकर के ये पतली गति से लाभांश पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है। वो ये स्पष्ट करती है कि जब भी हमारी सरकार बनेगी 75,000 रुपए में गरीब परिवार को मकान मिलेगा। वो उसका हक है, उसका हक कोई नहीं छीन सकता। बहरहाल जनता जनार्दन को सरकार के कामकाज से मतलब है, न कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप से। लेकिन प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर जनता तक पहुंच रही है। पूर्व में किए गए कामकाजों का बखान कम किया जा रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर जनता किसकी सरकार को चुनती है और किसको प्रदेश का सर्वे सर्वा बनाती है। विकास यादव, इंडिया वॉइस, रायपुर।
तो छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से देखा जा रहा है विधानसभा चुनाव है जिसमें पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगा रही हैं और अपनी अपनी बातें कह रही हैं। चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं श्री कुमार मेनन, प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जसविंदर बग्गा, प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष वोरा, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले मैं जसविंदर बग्गा जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। सर बग्गा जी, जिस प्रकार से देखा जाए छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल बना हुआ है, बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी बात कर रही है, लेकिन कांग्रेस आप पर तमाम आरोप लगा रही है। कांग्रेस का कहना हमारा घोषणा पत्र तैयार हो चुका है, आपकी तैयारियां अधूरी हैं, जनता आपको दरकिनार कर रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है भारत की राजनीति में जो हर रोज तैयारी करती है, हर रोज तैयार रहती है और अपनी चुनावी राजनीति को लेके दिन प्रतिदिन समीक्षा करती रहती है। हम उस दिन से तैयार हैं जिस दिन से हम 2018 में छत्तीसगढ़ की राजनीति में पराजित हुए थे। हमने उस दिन से अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। हम तो उस विद्यार्थी की तरह हैं जो हर रोज स्कूल भी जाएगा, होमवर्क भी पूरा करेगा और परीक्षा के समय बिना किसी प्रकार के तनाव के उस परीक्षा में बैठने की कोशिश करता है। विषय कांग्रेस को सोचने का है जो एक दिन अचानक अपनी तैयारियों को लेके, चुनाव को लेके जनता के बीच आती है और तब उसे घोषणा पत्र की जरूरत पड़ती है, घोषणाओं की जरूरत पड़ती है, वादों की जरूरत पड़ती है। ये वैसे विद्यार्थी है जो गेस पेपर के सहारे परीक्षा को पास करने की तैयारी करती है। कभी कभी गेस पेपर के नंबर, गेस पेपर के क्वेश्चन लग जाते हैं तो बच्चा पास हो जाता है। हर बार ऐसा हो जाए इसकी गारंटी नहीं है। और जहां तक घोषणा पत्र की बात है, भारतीय जनता पार्टी पिछले 5 वर्षों से छत्तीसगढ़ की जनता के साथ है, छत्तीसगढ़ की जनता की आवाज बनकर लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ की जनता की नब्ज को पहचानती है। हम वक्त के साथ अपने घोषणा पत्र को लेके आएंगे और जनता की आवाज को मुखरित करेंगे, ये हमारा वादा है। श्री कुमार मेनन जी, आपने सुना बोरा जी को, आपने सुना बग्गा जी को। बग्गा जी का ये कहना है कि हम पूरी तैयारी के साथ 24 घंटे लगे रहते हैं, हमने सब काम ठीक से कर लिया है। आप गैस पेपर के अकॉर्डिंग काम करते हैं। चौहान जी, देखिए, भाजपा ने यही तैयारी हिमाचल में भी की थी और यही तैयारी कर्नाटक में थी। प्रधानमंत्री जी की करीब करीब 20 सभाएं कर्नाटक में हुई थी और अमित शाह जी की 40 से 45 सभाएं थी। इनकी तैयारी है, निश्चित रूप से तैयारी है, मैं मानता हूँ इस बात को। इनकी तैयारी है ईडी के माध्यम से, इनकी तैयारी है सीबीआई के माध्यम से, इनकी तैयारी है इनकम टैक्स के माध्यम से अपने विपक्ष के नेताओं को घेरने के लिए, अपने विपक्ष के नेताओं को किसी न किसी झूठे मामले में फंसाने के लिए ये तैयारी रहती है इनकी। ग्राउंड पे कोई तैयारी नहीं। आज भी उन्होंने कोई स्पष्ट बात नहीं करी है कि किसानों के लिए वो क्या निर्णय ले रहे हैं एमएसपी बढ़ाने के बारे में। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि आने वाले समय में हमको अगर सरकार बनाने का मौका मिलता है जो सुनिश्चित दिख रहा है। लेकिन सर तो भूपेश बघेल जी तो हमेशा कहते रहे 5 साल के साल में, भूपेश बघेल जी कहते रहे कि केंद्र सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है, लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं केंद्र सरकार की तरफ से हर योजनाओं को आपने रोका। निश्चित रूप से हमारा जीएसटी का आज भी पैसा, आज भी राशि 36,000 करोड़ रुपए आज भी पेंडिंग पड़ा हुआ, केंद्र सरकार दे नहीं रही है। एमएसपी के मामले में मैं वो बात पूरी कर रहा था चौहान जी कि जो रविंद्र चौबे जी ने बोला था, हमारे कृषि मंत्री जी ने, कि 3600 रुपए हम जो है आने वाले समय में पहुंचा देंगे एमएसपी के प्राइस को। हम अपना स्कूल को जितने आज खुले 3 पूरा स्कूल खोलेंगे। हमने अपनी चीजों को ये कह लिया है, ऋण माफ करेंगे किसानों का, जो किसानों के ऋण अगर कुछ थोड़े बहुत लिए हैं पिछले 5 वर्षों में अगर लिए हैं वो माफ करेंगे। तमाम ऐसे चीजों पर हम जब हमारी घोषणा पत्र आएगी सामने, लेकिन आज भाजपा के अंदर चेहरा कौन है भाजपा ये भी नहीं बता पा रही है। रमन सिंह 15 साल तक मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज भी उनका चेहरा सामने नहीं आ रहा है कि किस चेहरे के साथ वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तैयारी की बात ये कर रहे हैं। आज भी भाजपा के नेताओं का स्पष्ट मत है जिस ढंग से चर्चा चलती है, बार बार पूछे जाने पर भी वो किसी प्रकार का इस संबंध में चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि भाजपा अपनी नीति स्पष्ट कर दे, उनकी प्लानिंग बता दे। आज उनकी अंतिम टिकटों का आज घोषणा किया गया है, उसमें भी असमंजस है।
कई टिकटें बदलने की बात की जा रही है। नहीं, वो तो ये भी कह रहे, बीजेपी वाले ये भी कहते हैं सर कि आपने 22 विधायकों के टिकट काटे हैं, आपके पहले से ही पार्टियों में अंतर विरोध चल रहा। हालांकि देखा गया कि दोनों पार्टियों में टिकट को लेकर अंतर विरोध चल रहा था और प्रोटेस्ट भी किया गया। जी देखिए, टिकट काटने के मामले में अगर बीजेपी ये बात कहे तो ये बेईमानी कहलाएगी, क्योंकि नहीं, बीजेपी नहीं कह रही, मैं कह रहा हूं सर, ये बात मैं कह रहा हूं, चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस हो, दोनों पार्टी में अंतर विरोध चला टिकट कटने को लेकर और कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट भी किया। ये आप इसे छत्तीसगढ़ में नहीं और राज्यों में कई में देखा जा रहा है जहां पर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं 22 एमएलए का जो आपने टिकट काटा है सेटिंग का, ये दर्शाता था कि आप लोग उनके काम से खुश नहीं थे या नया प्रैक्टिकल करना चाहते हैं। नहीं चौहान जी, देखिए इसमें कई चीज अन्य बातें भी हैं। कुछ लोगों को आने वाले समय में सांसद चुनाव के संबंध में मौका मिल सकता है, किसी को संगठन में मौका मिल सकता है, कुछ एक स्थानीय समीकरण के कारण हो सकते हैं, कई कार्यकर्ताओं का फीडबैक, कई पब्लिक का फीडबैक, कुछ कमियां रही होंगी। निश्चित रूप से उन सब बातों को देखकर ही निर्णय लिए टिकट के लिए। और हमने फिल्टर करने के परिस्थितियों के लिए, जो चाहे वो ब्लॉक लेवल पे हो, चाहे जिला लेवल पे हो, चाहे कार्यकर्ताओं के लेवल, हर लेवल पे इस बारे में ठीक है सर, आते हैं आपके पास, जांचा है, परखा है, आपसे प्रयास किया है। बग्गा जी जल्दी से जवाब दीजिए। बग्गा जी, मिलन साहब का ये कहना है कि आपके पास तो चेहरा ही नहीं, आपकी तो कोई तैयारी नहीं, अपने लास्ट मोमेंट पर आपने 4 अभी कैंडिडेट्स का ऐलान किया, 86 का पहले कर दिया था, 4 का भी किया है, कोई विजन ही नहीं आपका चुनाव में। देखिए 2-3 चीजें हैं, हमारी रणनीति बड़ी स्पष्ट है। हमने अगस्त में 21 प्रत्याशी घोषित कर दिए थे, उसके बाद हमने 64 प्रत्याशी घोषित किए। कुल मिला के कांग्रेस को हमारे प्रत्याशियों की घोषणा से समझ में आना बंद हो गया, अचंभित हो गई थी कांग्रेस, और इसलिए कांग्रेस अपने प्रत्याशी चयन में बहुत विलंब हो गई। हमारे 4 सीटों को जो आज घोषित हुए हैं वह भी एक रणनीति के तहत है, सांसदों को लड़ाना भी हमारी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी अलग अलग रणनीतियों के माध्यम से चुनाव लड़ती है। मैं देखिए दूसरी बात बोल रहा था, हमारे मित्र कांग्रेसी मित्र कह रहे थे कि ईडी और सीबीआई, अरे साहब जब आपने कुछ किया नहीं तो क्या ईडी और क्या सीबीआई, डरने की क्या आवश्यकता है? अगर आपने कुछ किया है तो ईडी आपके यहाँ पहुंचेगी, अगर आपने कुछ किया नहीं तो ईडी क्यों पहुंचेगी? और विषय दूसरा इन्होंने जी कहा कि नरेंद्र मोदी जी की इतनी सभाएं, अमित शाह जी की, भाई साहब भारतीय जनता की पार्टी के पास नेताओं की गैलेक्सी है, एक से बढ़कर एक नेता है और सारे नेता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, पार्टी की जीत के लिए जी प्राण से काम बोलिए सर, बोलिए, मैं सुन रहा हूं आपको। उनको हम उपयोग चौहान जी देखिए, आपको याद होगा 9 साल पहले देश के अंदर में दिल्ली में भी इसी प्रकार का माहौल बनाया गया था यूपीए सरकार के खिलाफ। उस समय 2G, 3G, 4G, कॉमनवेल्थ गेम, फुल गेट स्कैम, क्या क्या नहीं बोल के मनमोहन सिंह जी की प्रगतिशील सरकार को बदनाम किया गया था। 9 साल हो गए, एक भी मामले में आप बताएं, किसी मामले में कोई आज तक कार्रवाई हुई, कोई मामला निर्णय हुआ, बदनाम करने के कोई काम नहीं किया गया। वही काम आज ईडी यहाँ भी कर रही है, बंगाल में जांच कर रही है, जहाँ जहाँ पे सरकारें विपक्ष की है उनके साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है। लेकिन सर अगर कुछ किया नहीं, किसी ने तो डर किसी बात का नहीं होना चाहिए, चाहे ईडी कितनी भी जांच कर ले, अगर किसी ने कुछ किया नहीं तो डर नहीं होना चाहिए। मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके पास आता हूं। मनीष बोरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास में जाना है। मनीष जी, आपने सुन लिया होगा बग्गा जी को और आपने सुन लिया होगा मेनन जी को। सवाल मेरा आपसे ये, छत्तीसगढ़ में विधानसभा के चुनाव है, दोनों पार्टियां अपनी अपनी पार्टियों की बखूबी गिना रही हैं, जनता के हितों को लेकर काम कर रही हैं। जनता किस पर विश्वास करे? और जो अभी तक देखा जाए घोषणा पत्र को लेकर हो, चाहे भी बीजेपी ने अपने 4 उम्मीदवारों को लास्ट में अभी घोषित करने जा रही है, तो क्या उससे मायने लगाए जाएं कि जिस प्रकार से दोनों पार्टियां काम कर रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ये प्रयास नहीं, कांग्रेस का प्रयास ये है कि जितनी बड़ी संख्या में जनता ने उस पर पिछली बार विश्वास किया है वो इस स्थिति को वापिस दोहरा सके, और भाजपा का इससे है कि हम अपनी पूरी जमीन वापस पा सकें। तो बिना इस जद्दोजहद में चल रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण चीज इसको ये है कि बिना दल अपना अपना एजेंडा से कांग्रेस को लगातार घोषणाएं कर रही है। उन्होंने पहले 28 सितंबर की जनक समिति घोषणा करी, उसके बाद में उन्होंने दूसरी घोषणा करी आवास की नीति, जैसा कि मैं समझा था, उसके बाद उन्होंने तीसरी घोषणा अभी कर्जमाफी की भी करी है। तो लगातार वो चीजें लगातार कर रही है कांग्रेस। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति, भाजपा क्या चाह रही है, भाजपा किसान की टैक्स को लेकर के क्या चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी बेरोजगारों को लेकर के क्या चाह रही है, भारतीय जनता पार्टी आवास के जो गरीब हैं उसको लेकर के क्या चाह रही है, ये सारी चीजें अभी आने बाकी है। भाजपा का जो पक्ष है आने बाकी है, और मुझे लगता है कि भाजपा का घोषणा पत्र आएगा
उसमें शायद इन सब चीजों पर कुछ खुलासा हो सके। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व तो छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं, लगातार जो है बात पूरी और सीबीआई से भी बात हो रही थी। निश्चित रूप से क्या आपकी बात से समय, क्योंकि जिसमें जो किया गया उसको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने ये भी सुना था कि कुमार जी कह रहे थे कि भाई छत्तीसगढ़ में जो है लगातार चुनाव जो है सीबीआई लड़ रही है, और उसके बाद ये भी बातें आ रही है कि चेहरा कौन से। देखिए ये जहाँ तक बात चेहरे की होती है तो चेहरा मुझे लगता है कि जब भाजपा की सरकार थी तो कांग्रेस की यही बातें भारतीय जनता पार्टी की कहती थी कि भगवंत सिंह के मुकाबले कांग्रेस के पास चेहरा कौन सा है। तो ये सही नहीं होता है चेहरे को लेकर, ठीक है जी बग्गा जी, आने के बाद चेहरा अपने आप बन जाता है। जी बग्गा जी, सुना आपने, और मिलन साहब सुना आपने, वो कह रहे हैं चेहरे को लेकर। मिलन साहब पहले आप बताइए, चेहरे को लेकर बात कर रहे हैं गोरा साहब। चेहरे को लेकर निश्चित रूप से आज चेहरा हमारा भूपेश बघेल जी है, कांग्रेस पार्टी है। भूपेश बघेल जी प्रदेश के मुख्यमंत्री है। भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, निश्चित रूप से चेहरा वही है। उसमें कहीं कोई दुविधा की स्थिति नहीं हमारे यहाँ। भूपेश बघेल जी के चेहरे पर, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चेहरा हुआ है। ठीक है, सामूहिक नेतृत्व के जो चेहरे हैं, चाहे वो ताम्रध्वज साहू जी हो, टीएस सिंहदेव जी हो, वरिष्ठ नेता हो, ये भी हमारे चेहरे हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से हमने सामने भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री जी को ही रखा हुआ है। बग्गा साहब तो बताए, मिलन साहब का ये कहना है कि आप अपने चेहरे का नाम का ऐलान कीजिए। हमारे तो सबसे बड़े चेहरे हैं भूपेश बघेल, उसके बाद हमारे पास टीएस सिंहदेव का और भी लंबी फहरिस्त गिना रहे हैं वो। आपके पास तो कोई चेहरा ही नहीं है सीएम के लिए। चेहरे की बात करता हूँ, पहले मैं कांग्रेसी प्रवक्ता मित्र की बात में 2 लाइनें जोड़ देता हूँ। अगर आपके घोषित चेहरे में इतना ही विश्वास पार्टी को था तो क्यों चुनाव के 2-3 महीने पहले आपने छत्तीसगढ़ में उप मुख्यमंत्री बनाया टीएस सिंहदेव साहब को? एक। और दूसरा, जब आपने पूरे 5 साल स्लोगन को चलाया कि भूपेश है तो भरोसा है, फिर अंत में चुनाव के समय आके क्यों आपने अपने स्लोगन बदल दिया, भरोसे की सरकार बना दिया? इसका मतलब स्पष्ट है कि आपकी पार्टी में भी उस चेहरे को लेके एकता नहीं है, एकजुटता नहीं है। इसीलिए आप सामूहिक नेतृत्व के अपने बड़े नेताओं की बात कर रहे हैं। वैसे भारतीय जनता पार्टी, वैसे भारतीय जनता पार्टी हमेशा विचारों को लेकर चलने वाली पार्टी है, सिद्धांतों को लेकर चलने वाली पार्टी है, सामूहिक नेतृत्व को लेकर चलने वाली पार्टी है। देखिए, जब हम विपक्ष में रह के चुनाव लड़ते हैं, हम किसी चेहरे को घोषित करके, मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित करके चुनाव नहीं लड़ते। आप 2003 को याद कर लें, उस समय भी हम सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़े थे। आज भी हम सामूहिक नेतृत्व में ही चुनाव लड़ रहे हैं। हमारा एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का बूथ का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री पद का दावेदार बनकर स्वयं मेहनत कर रहा है, और हम छत्तीसगढ़ की 90 सीटों को जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जीतेंगे, स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, और जो विधायक दल का नेता बनेगा सरकार बनाने जा रहे हैं बग्गा जी। दोहरा मापदंड, एक तरफ ये कहते हैं कि हम विपक्ष में रहते हैं तो हम सरकार में चेहरे की बात नहीं करते हैं, दूसरी तरफ बग्गा जी जब बात कर रहे हैं तो बग्गा जी प्रधानमंत्री की जब बात आती है विपक्ष के तरफ से तो चेहरे की बात करते हैं। मुख्यमंत्री दोहरा मापदंड दिखता है, आपका चेहरा कौन है, क्यों ऐसे पूछते हैं ये लोग? भाई जब आप स्टेट के अंदर में आप सीएम का चेहरा घोषित नहीं कर पा रहे, कि आप नेतृत्वकर्ता का नाम घोषित नहीं कर पा रहे हैं, हर निर्णय दिल्ली में हो रहे चौहान जी। पिछले बार आपको याद होगा आपको कि बक्सा लेकर हर जिले में गए थे ये, और वहां पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया गया था। इस बार ना बक्सा गया, ना प्रदेश के अंदर चुनाव समिति की बैठक हुई है। डायरेक्ट मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी के पास बैठक हुई है दिल्ली में, और दिल्ली में चर्चा होने के बाद पूरे के पूरे टिकट घोषित किए गए। टिकट घोषित करने के बाद भी क्या हुआ, बग्गा जी जवाब दीजिए। 85 सीटों में बिल्कुल 85 में से 67 विवाद है। मैं थोड़ा सा पार्टी की बात आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे टिकटों का चयन आज भी थमे नहीं है, प्रत्याशी का चयन किस प्रकार से होता है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी विधानसभा सीटों को लेके सभी विधानसभा क्षेत्र में पर्यवेक्षक बन के गए। वहां उन्होंने पार्टी की कोर टीम के साथ, पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों के साथ, प्रमुख नेताओं के साथ 1-to-1 चर्चा की, और उस चर्चा से जो सार निकला वो लेके प्रदेश में गए। लगातार सर्वे हुए, उन सर्वों में जिन नाम को आया उसकी सूची बना के प्रदेश में गई, फिर वहां से हमारी दिल्ली की केंद्रीय चुनाव समिति तक गई है। भाई साहब, कांग्रेस वाले मित्र से एक बात जरूर पूछिएगा
कि आपकी टिकटों का चयन कहां से हो रहा है। आप चाहे आपने आवेदन ब्लॉक लेवल पे करवाया होगा, चाहे आपने आवेदन ब्लॉक लेवल पे करवाया होगा, आपकी टिकटों की सूची और दिल्ली तक चलती है। ये चैनलों के माध्यम से और अखबारों के माध्यम से पूरा देश देख रहा है। आपको भी पता है कि आपके टिकटों का चयन दिल्ली दरबार से होता है। इस बात को आप नकार नहीं सकते हैं, आप कितने मुझे बोलते रहे, इस बात को आप भी समझते हैं ना। सिंगल नॉमिनेशन करवाया गया लास्ट तक के बीसीसी में, कई बैठकें हुई है, कई बार ऐसी स्थिति गई कि दिल्ली जाने के बाद भी वापस चर्चा करने के लिए यहाँ लाया गया। 2 नाम के जब पैनल बने, बोला गया कि एक सिंगल नाम करके लाइए। लगभग सभी सीटों पर सिंगल नाम करवा के वहां पर निर्णय लिया गया। तो दिल्ली ही हुई है, चर्चा पूरी प्रदेश में हुई है जी। और आपकी तो उल्टा गंगा बही है, आपके यहाँ पूरे के पूरे निर्णय दिल्ली में हुए। मनीष जी, मेरी आवाज सर आपको मिल रही है? इसलिए 85 में 67 सीटों पे झगड़े आज भी चल रहे हैं आपके यहाँ, आज भी, चाहे वो रायगढ़ का मामला हो, चाहे आप अपने झगड़ों को सुलझाइए, अपने झगड़ों को। देखिए टीएस सिद्धू साहब बृहस्पति सिंह जी की टिकट कटवा देते हैं, टीएस सिद्धू साहब सामरी से चिंतामणि जी की टिकट कटवा देते हैं। साहब अपने घर को संभालिए। अरे आप जो तीसरे के घरों में रहते हैं ना, वो दूसरे के घरों पे पत्थर नहीं डालते। छत्तीसगढ़ में 4 साल पहले आपने पूरे सांसदों की टिकट काट दिया था। चलिए ठीक है, जल्दी से मनीष जी। ठीक है सर, ये हमारी रणनीति थी। मनीष जी फाइनल कमेंट रखिए सर। विधानसभा चुनाव है, दोनों पार्टियां बहुत तल्ख हो रही हैं, दोनों पार्टियां अपनी कह रही है तैयारियां पूरी, एक दूसरे पर आरोपों की बरसात की जा रही है। अब जनता ये देखना हो किसको सर्वा चुनती है, ये समय बताएगा। मनीष जी जल्दी से फाइनल कमेंट सर। देखिए, निश्चित रूप से दोनों दल अपना प्रयास कर रहे हैं और इस पे जो स्थितियां हैं, देखिए दोनों, एक कांग्रेस ने बहुत सारी घोषणाएं करी है जनता के लिए, किसानों के लिए की है उन्होंने, महिलाओं के लिए की है, बेरोजगारों के लिए की है, सबके लगातार कांग्रेस की घोषणाएं हो रही हैं क्योंकि वो सत्ता में है और उसका घोषणा करना जायज भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या सोच रही है, उसका विजन क्या है, ये अभी आना बाकी है। देखिए जनता किसको चुनती है, जनता भरोसा करती है कि मोदी की गारंटी मानती है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन वोरा जी ये भी देखा जाए जिस प्रकार से दोनों पार्टियां अपने अपने दम भर रही हैं, और कांग्रेस में भी देखा जाए टीएस सिंहदेव कुछ महीने पहले ही वो डिप्टी सीएम बनाए गए तो उनकी नाराजगी देखी गई थी, और टिकट बंटवारे को लेकर देखा गया कि 22 विधायकों के टिकट काट के कांग्रेस में। बीजेपी में भी ये देखा जा रहा है कि नाराजगी है, उन्होंने दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट किया कार्यकर्ताओं ने। तो ये नाराजगी कहीं भारी ना पड़ जाए दोनों पार्टियों को? देखिए, एक सामान्य सी प्रक्रिया होती है, मुझे लगता है दोनों ही दलों में बहुत सारे दावेदार एक सीट को लेकर के होते हैं, और जब वो टिकट किसी एक को ही मिलना होता है, लेकिन जब बाकी को नहीं मिलता है तो नाराजगी एक स्वाभाविक। सर 22 विधायकों के टिकट कटना सवाल खड़े करता है, सिटिंग विधायकों के टिकट कटना। जी हाँ, निश्चित रूप से देखिए ये बात जो आप कह रहे हैं 22 विधायकों को टिकट कटना बड़ा सवाल खड़ा करता है, लेकिन इसमें ये होता है कि उन विधायकों का परफॉर्मेंस क्या है, वो जनता के बीच में कितने गए, जनता के साथ उनका संवाद कितना है, और वो किस प्रकार से सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचा पाए कि नहीं पहुंचा पाए। इन तमाम चीजों पर कांग्रेस ने एक सर्वे किया था, और सर्वे के बाद में जो उनके सामने रिजल्ट आए उसके आधार पर उन्होंने टिकट तय किया है। मुझे लगता है 22 तो उन्होंने कम काटे हैं, मुझे जो जानकारी उसमें उससे ज्यादा विधायकों के टिकट कटने की संभावना थी, करीब 35 के आसपास विधायकों के टिकट कटने की संभावना थी, लेकिन उन्होंने 22 को ही काटा है, बाकी को उन्होंने दोबारा मौका दिया है। तो जिनकी स्थिति अच्छी थी उनको दोबारा मौका दिया गया, लेकिन जहां पर यह लग रहा था कि उन विधायकों की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, उनकी टिकट काटी गई है। मतलब तो ये कहीं ना कहीं खामियाजा कांग्रेस को भुगतना ना पड़े। देखिए, कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़े ये तो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि कांग्रेस ने ये देखा है कि उनके जीतने वाले प्रत्याशी जो हैं उसको हम टिकट दें। खामियाजा भुगतने की जो बात है, देखिए सर प्रदेश में एक सेकंड सर, घोषणा होने के बाद जिस क्षेत्र से विधायक बनाया गया है उनको जो प्रीवियस थे, मेरी एक बात, टिकटों की घोषणा होने के बाद जिस प्रकार आज से पहले कांग्रेस में बड़ी मात्रा में सिर फुटा हुआ देखा जाता था, वो स्थिति इस बार कांग्रेस में देखने को नहीं मिली है। जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिस प्रकार की स्थितियां हैं, वो बहुत ज्यादा बड़े पैमाने पर नहीं हो रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं जा रहा है कि कांग्रेस उन चीजों को मैनेज करने में कामयाब हुई है। बिल्कुल, चुनाव है तो सरगर्मियां होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। समय मेरे पास इतना ही है। मनीष जी आपका, श्री कुमार जी आपका, और जसविंदर बग्गा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सवाल लगातार उठ रहे हैं क्योंकि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का मौसम बिल्कुल बना हुआ है। दोनों पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बरसात कर रही हैं। बीजेपी, कांग्रेस दिल्ली के बड़े बड़े दिग्गज चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। अब देखना होगा कि इस चुनावी दंगल में कौन जीतता है और कौन हारता है।
और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।